नमस्कार, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक नया एपिसोड जिसमें बहुत ही यूनिक दिलचस्प गाड़ियां आपके लिए हम लेकर आए हैं। आपको लेके चलेंगे एक खास ड्राइव पर जो बिल्कुल नई गाड़ियां हैं और नई बाइक्स हैं। और इसमें से एक कार तो ऐसी है जिसके लुक डिज़ाइन के बारे में हम बहुत बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जल्द वो आने वाली है। हम बात करें स्कोडा स्लाविया की। उसका कैमोफ्लेज अवतार, प्रोटोटाइप जो अवतार था, उससे हमने ड्राइव किया। उसके बारे में हम बात करेंगे आज के एपिसोड में। एक आइकॉनिक मोटरसाइकिल पल्सर नए अवतार में आ रही है, उसके न्यू लुक को हम देखेंगे। एक कंफ्यूजन हाल फिलहाल में हमने देखा है रेट्रो मॉडर्न सेगमेंट में बहुत से मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट रॉयल एनफील्ड क्लासिक जो 350 है और जो जावा है, उसके बीच में सोच रहे हैं कि कौन सी लें। हम कोशिश करेंगे उस कंफ्यूजन को दूर करने की। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही यूनिक स्टोरी के साथ। आमतौर पर हम कहानी, लुक्स, डिज़ाइन, फीचर्स की बात करते हैं, लेकिन इस वाले स्टोरी में हम वो सब नहीं बात करेंगे। वाई? बिकॉज हमारे पास एक प्रोटोटाइप अवतार है स्कोडा की स्लाविया की। अब इंडियन कार मार्केट में जो एसयूवीज जो हैं उनका बोलबाला है। सेडान सेगमेंट में जो मामला वो श्रिंक हो रहा है, लेकिन स्कोडा की कुछ सोच अलग है। कैसी है गाड़ी, बताते हैं आपको। टाइम्स ड्राइव में एक बहुत ही यूनिक वॉकअबाउट में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा वॉकअबाउट, एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जिसके बारे में हम बात काफ़ी कम कर सकते हैं। वाई? बिकॉज एक कैमोफ्लेज अवतार में है ये। शेप डिज़ाइन के बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो पैनल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, सो दैट इस कैमोफ्लेज के बावजूद आप किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसके शेप को अंदाज़ा न लगा पाएँ जब सड़कों के ऊपर ये घूम रही है। आपको पता ही है स्पाई पिक्स और जो स्पाई शॉट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा आजकल फेमस या हिट हो गए हैं कार एंथुसियास्ट के बीच में। लेकिन आप कहेंगे कि जब डिज़ाइन, शेप, फीचर्स के बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते, फिर इस वॉकअबाउट का मतलब क्या है? तो आपको बताएं कि ये अहम स्टोरी मुझे लगी अगर हम इंडियन कार इंडस्ट्री की बात करें। जो मैन्युफैक्चरर है स्कोडा स्लाविया, जो इस स्लाविया को बनाने वाली स्कोडा है, उसके लिए बहुत अहम प्रोडक्ट है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इंडियन कार इंडस्ट्री के लिए भी एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि लगातार एसयूवीज का बोलबाला है। ऐसे में एक सेडान की एंट्री हो रही है, वो अहम है। स्कोडा जैसी कंपनी सेडान में अपनी ताकत लगा रही है, वो एक अहम डिसीजन ज़रूर होगा। और इसके अलावा एक प्रोटोटाइप को चलाने का मज़ा, उसका एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी का लेवल जो है वो अलग होता है। और इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना पुणे चला जाए इसे ड्राइव करने के लिए। और हम पहुंच गए हैं पुणे इस स्कोडा स्लाविया को चलाने के लिए। और इस वीडियो में, इस वॉकअबाउट में हम बात करेंगे इसी गाड़ी के कुछ एक ऐसे पहलू के बारे में जिसके बारे में हम फिलहाल बात कर सकते हैं। कुछ एक जानकारी आपको दे दें, ये अगले साल आएगी अगर हम लॉन्च की बात करें। जो ग्लोबल जो अनवेल है वो आपको अगले महीने इसका देखने को मिलेगा, यानी तब इसकी शक्ल सूरत हमें नज़र आएगी। तो चलिए बातचीत जो है शुरू करते हैं। जिस कवर्ड कार को कवर करने के लिए हम पुणे पहुंचे उसकी बात अगर करें तो स्कोडा की सबसे नामी कार कौन सी? ऑब्वियसली ऑक्टाविया। जो भी स्कोडा को याद करता है सबसे पहले उसकी ऑक्टाविया कार के बारे में ही बात करता है। और कंपनी का दावा है कि ये जो स्लाविया है, जो रैपिड से थोड़े से ऊंचे वाले सेगमेंट में बैठेगी, वो फर्स्ट जेन ऑक्टाविया से भी बड़ी है, लंबाई में भी, विड्थ यानी चौड़ाई में भी और हाइट में भी। लंबाई 4541 mm,
जो इसकी विड्थ है दैट इज़ 1752 और जो हाइट है दैट इज़ 1487 mm। तो ये सारे डिमेंशंस ऐसे हैं जो इसे फर्स्ट जेन ऑक्टाविया से बड़ा बनाते हैं और कंपनी का कहना है कि इंडियन कस्टमर्स जिस तरह की वैल्यू ढूंढते हैं स्पेस, कंफर्ट और बाकी साइज़ के मामले में वो इससे उनको मिलेगा। तो अब इस कवर्ड बोनेट के अंदर मामला क्या है, तो इंजन के बारे में बात करते हैं। MQB प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है जैसा हमने आपको बताया। तो यहाँ पे भी कुशाक और टाइगून की तरह ही आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, 1 लीटर टर्बो और 1.5 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड है। अब 1 लीटर टर्बो की ताकत 115 PS की है और 150 PS है 1.5 लीटर वाले वर्जन की। अब यहाँ पे 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 स्पीड मैनुअल जो ऑप्शन आपको ट्रांसमिशन का मिलेगा। इसके अलावा DSG का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक्टिव सिलेंडर मैकेनिज्म जो हमने देखा था टाइगून या कुशाक में, वैसा वाला मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा 1.5 वाले वर्जन में, जहां पर ज़रूरत ना हो तो 2 ही सिलेंडर जो है वो काम करेगा, अदरवाइज 4 सिलेंडर काम करेगा जब आपको ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। तो वो जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है वो इसमें भी आप देख पाएंगे। Lion's heart with a lion's pride. सेफ्टी की बात करें कंपनी के हिसाब से, इंडियन कस्टमर से पहले ज़्यादा सेफ कारें चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने इसकी सेफ्टी के ऊपर जो टेस्ट होते हैं उसके ऊपर ख़ास ध्यान दिया है। क्रैश टेस्ट भी जो एवरेज स्पीड होती है उससे ज़्यादा 64 kmph के ऊपर उन्होंने क्रैश टेस्ट किया। इसके अलावा 1-2 और एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम सेफ्टी के ऊपर फोकस दिखाते हुए स्कोडा को यहाँ करते हुए देख रहे हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो काफ़ी अहम है और उसके बारे में बात कर भी सकते हैं, और वो है इसकी ड्राइव और राइड क्वालिटी। और यहाँ पर इसमें लगा हुआ 1 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन और DSG और ऑटोमेटिक, इन सभी कॉम्बिनेशन के साथ जो है हमने इसको चलाया। और इस ड्राइव के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो पावर डिलीवरी है 1.5 की वो आपको अच्छी लगेगी, अंडर पावर्ड आपको नहीं लगेगी। ओवरऑल जिस तरीके से आप एक्सीलरेट करें, इसका बिहेवियर काफ़ी स्मूथ और काफ़ी क्विक मुझे देखने को लगा। अपने सेगमेंट के हिसाब से अंडर पावर्ड ये नहीं लगेगी। 1 लीटर जो है उसमें थोड़ा सा लैग आपको शुरुआती RPM पर महसूस होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आप पावर बैंड में आते हैं तो फिर वहाँ पर ताकत जो है वो उसे काफ़ी क्विक, और जो आवाज़ है इंजन की वो आपको लगेगा कि हाँ एक तेज़ सरार आप कार चला रहे हैं, लेकिन शुरुआती RPM वाले हिस्से को छोड़कर। जहाँ तक इसके ड्राइव और राइड क्वालिटी की बात है, वो मुझे लगता है कि इसके सेगमेंट में अगर हम देखें तो शायद वो एक USP बन सकती है। काफ़ी फर्म येट कंफर्टेबल इसकी मुझे ड्राइव क्वालिटी लगी। NVH लेवल 1.5 मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तो कैबिन जो है बहुत ही क्वाइट था, और जो स्पीड जो बम्प्स थे, स्पीड ब्रेकर्स थे या कुछ एक टूटी फूटी सड़कें थी, वहाँ से भी काफ़ी स्मूथली ये निकली। तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस का मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन मोरलेस एडिक्वेट हम उसे भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें जिस सेगमेंट में आ रही है वहाँ पे एक USP मुझे इसकी राइड क्वालिटी ज़रूर नज़र आ रही है। सो ये कहानी थी इस कवर्ड स्लाविया की, जिसे हम कवर करने के लिए पुणे आए हुए थे। कुछ एक चीज़ें हमने बताया आपको, कुछ एक चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, साल के आखिर तक हो सकता है ये आपको दिख जाए। अगले महीने इसके जो लुक की हम बात कर रहे हैं वो भी ग्लोबली अनवेल हो जाए। एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड है इंडियन मोटरसाइकिल्स के बीच में, वो है बजाज की पल्सर। उसे कंपनी और नया करने की कोशिश में है। अंकुर पहुंचे हुए हैं उस नई पल्सर को राइड करने के लिए, लेकिन राइड रिपोर्ट से पहले बताते हैं कि फर्स्ट लुक कैसा है, कैसी दिख रही है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है नई पल्सर में। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हूं अंकुर तनेजा और ये है बजाज की नई पल्सर N250 और F250 जो हाल ही में बजाज ने लॉन्च की है। काफ़ी कुछ अब इन नई पल्सर में आपको बदला देखने को मिलेगा। डिज़ाइन के हिसाब से, फीचर के हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से क्या क्या चेंजेस बजाज ने इन दोनों पल्सर में किए हैं एंड क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आपको इन दोनों में देखने को मिलती हैं, उसी की बात करेंगे हम आपसे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इस पल्सर F250 के बारे में। इसका जो फ्रेम है आपको वो यहाँ पर फेयरिंग दिखाई देगा।
जबकि जो N250 है उसमें आपको वो नेकेड बाइक वाला फील देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो साइड में टैंक का फील है वो दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा। बजाय फेयरिंग के ये एक बदलाव आपको इन दोनों बाइक के फ्रंट लुक में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये इधर आपको इसमें फेयरिंग के साथ साथ यहाँ पर ये विंड स्क्रीन दिया गया है एंड इसमें आपको यहाँ पर बजाज का लोगो फ्रंट में देखने को मिलेगा। इसमें जो हेडलैम्प्स का यूज़ करा गया है वो है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड DRLs भी आपको इस शेप में बूमरैंग शेप में देखने को इसमें फ्रंट में मिलेंगे। अब इसका जो फेस है वो उसके मुकाबले चेंज है, उसमें अलग तरह से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर आए साइड में तो यहाँ पर इसकी फेयरिंग पर ही बड़ी सी पल्सर की बैजिंग विद द सेम शुरुआत से पल्सर में देखने को मिलता है, उसी फॉन्ट में ये आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन में अभी फिलहाल ये कलर हमारे सामने खड़ा है। थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिक्स का इस्तेमाल इसके टैंक के ऊपर भी किया गया है, थोड़ा डार्क रेड पैटर्न आपको यहाँ पर भी इसमें देखने को मिलेगा। इधर आए सीट की बात करें, स्प्लिट सीट का इस्तेमाल बजाज ने इस पल्सर में किया है। पल्सर की बैजिंग इसकी रियर सीट पर भी आपको पिलियन सीट पर देखने को मिलती है। F250 की बड़ी सी बैजिंग यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ये डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से दोनों बाइक में सिमिलर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर ये सिल्वर कलर में इसमें ग्रैब रेल आपको दिए गए हैं। टेल लाइट्स जो हैं वो भी आपको इसमें LED देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर, जो बिल्कुल नया आपको देखने को मिलेगा। दोनों बाइक में सेम है बट नया डिज़ाइन आपको इस पल्सर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया गया है। इसमें टैकोमीटर आपको एनालॉग देखने को मिलेगा, बाकी इसमें डिजिटल स्क्रीन दिया गया है छोटा सा। यहाँ पे इसमें आपको स्पीडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड ओडोमीटर का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। टाइम दिया गया है, फ्यूल गेज का इन्फॉर्मेशन है एंड गियर इंडिकेटर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन भी इसमें स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। हैंडल बार की बात करें तो दोनों बाइक में ऑब्वियसली अलग अलग हैंडल बार का इस्तेमाल करा गया है। इसमें आपको थोड़ा अलग डिज़ाइन, क्योंकि फेड बाइक है तो अलग डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। उसमें आपको ट्यूबलर फ्रेम देखने को मिलेगा उसके हैंडल में एंड यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी, USB चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। एंड N250 की बात करें तो इसमें भी आपको चार्जिंग पॉइंट सेम पोजीशन पर देखने को मिलता है। अब जो फेस कह रहा था, दोनों बाइक का आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसमें कुछ इस तरह से आपको ये DRL दिए गए हैं एंड वही LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको इसमें फ्रंट में दिया गया है। फेस के हिसाब से दोनों बाइक में आप डिफ्रेंशिएट ज़रूर कर पाएंगे एंड ऑब्वियसली ये नेकेड फील में बाइक है तो वो फेड वाला एलिमेंट आपको इसमें नहीं दिया गया है। बात करें इसमें जो डिस्क ब्रेक आपको आगे पीछे दोनों बाइक्स में देखने को मिलते हैं। एंड टायर्स की बात करें तो इसमें जो फ्रंट में टायर दिया गया है वो 17 इंच का 100 सेक्शन का एंड रियर में टायर जो है वो है सेम 17 इंच 130 सेक्शन का टायर इसमें दिया गया है। डिस्क ब्रेक फ्रंट में 300 mm की है एंड रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। फिलहाल अभी इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन इस पल्सर में बजाज ने अभी फिलहाल नहीं दिया है। सस्पेंशन की बात करें तो रियर में मोनोशॉक दिया गया है एंड वो भी कम्प्लीटली एक नया यूनिट बजाज ने इस पल्सर में दिया है। एंड फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलेंगे जिसमें 37 mm का ट्रैवल इस बजाज की पल्सर के फ्रंट फोक्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सैडल हाइट है वो है 795 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बजाज की इस पल्सर में देखने को मिलती है। अब जो दोनों बाइक्स में वेट डिफरेंस है वो मात्र 2 kg का है बिकॉज ऑफ द फेयरिंग। इसमें जो फेयरिंग दी गई है ये 2 kg हैवियर है इस N250 के कंपैरेटिवली। अब जो इसमें इंजन दिया गया है वो 250 cc का है। दोनों बाइक के नाम F250 N250 हैं तो वही 250 cc का इंजन दिया गया है। 24.2 bhp की पावर इस इंजन से जनरेट होती है एंड 21.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क इस 250 cc इंजन में आपको देखने को मिलता है। अब प्राइस जो बजाज ने इसका रखा है N250 का वो है 1,38,000 एक्स शोरूम एंड फॉर दी F250 इसका प्राइस है 1,40,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस बजाज ने F250 का रखा है। जितना वेट में डिफरेंस है उतना ही दोनों के प्राइस में 2 यूनिट का ही डिफरेंस है, 2000 प्राइस का डिफरेंस है एंड 2 kg वेट का फर्क इन दोनों बाइक में आपको देखने को मिलता है। So ये है बजाज की दोनों बाइक्स जो बजाज ने लॉन्च की हैं N250 F250। आपको डिज़ाइन के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ये बाइक कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। द टाइम्स ड्राइव शो के अगले हिस्से में करेंगे आपके कंफ्यूजन को दूर। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या जावा,
रेट्रो मॉडर्न जो मोटरसाइकिल का सेगमेंट है वो हाल फिलहाल में काफ़ी फल फूल रहा है। बहुत सारे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उसे पसंद कर रहे हैं। शौकिया जो मोटरसाइकिलिस्ट ज़्यादा हैं उन्हें पसंद आती हैं बाइक्स। और यहाँ पे दो जो ख़ास एंट्री हैं, चाहे रॉयल एनफील्ड क्लासिक की बात करें या जावा की, दोनों में काफ़ी सारी तब्दीली हाल फिलहाल में हुई है। और इस वजह से ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा नया हो गया है कि दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल ख़रीदी जाए। और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं अपनी अगली स्टोरी में। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू दिस टाइम्स ड्राइव कंपैरिजन, जिसमें हम लेकर आए हैं दो मॉडर्न क्लासिक्स। बहुत सिमिलर इनकी पर्सनालिटी है, जो अपील भी हम कह सकते हैं कि सिमिलर है, प्रोपोजिशन भी काफ़ी सिमिलर है, बट दोनों की यूएसपी, खूबियाँ, खामियाँ थोड़ी अलग हैं और इसी वजह से कन्फ्यूजन होता है। और आज हम बात कर रहे हैं क्लासिक 350 और जावा क्लासिक की। इट्स ईजी टू स्टैंड अप। लॉन्ग राइड में बहुत कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी और वो है इसकी सीटिंग। कंसिस्टेंसी थी इस क्लासिक की, आई रियली लाइक्ड इट। रोर तो है ही इसमें, इसके अलावा जो बीट्स हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्ट। इसकी पर्सनालिटी अलग है, अपील अलग है, अभी भी भीड़ में ये अलग दिखती है। हमारे बहुत सारे दोस्त मॉडर्न क्लासिक्स बाइक की तरफ जाना चाहते हैं, बट इन दोनों के बीच में थोड़े से वो कंफ्यूज रहते हैं। हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें इन दोनों बाइक्स में से आपके लिए कौन सी बेहतर हो सकती है। सबसे पहले ट्रेडिशनली जिस तरह से हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं, लुक के बारे में ही बात करते हैं। और लुक के मामले में बिल्कुल अलग आपको फील यहाँ दोनों देती नज़र आएगी। एक में ढेर सारा क्रोम है, एक में पूरा ब्लैक फिनिश है, लेकिन कॉमन क्या है दोनों के बीच में? वही एक विंटेज क्लासिक लुक, जिससे मॉडर्न के साथ ऐड किया गया, कंबाइन किया गया, जिससे दोनों मॉडर्न क्लासिक बनी है। ओवरऑल कंपनी ने नई क्लासिक के साथ यही किया है कि जो पुरानी की जो अपील है उसे बरकरार रखते हुए उन्होंने जो भी चेंजेस किए हैं इसके परफॉर्मेंस वाले एंगल में ज़्यादा किए हैं। सो क्लासिक में बहुत आपको नया शायद देखने को ना मिलेगा। एक फील छोटी इंटरसेप्टर की ज़रूर आती है। नाउ कमिंग बैक टू जावा, इसकी जो अपील है वो बिल्कुल अलग टाइप की है। ये जो एक लो, एक थोड़ी छोटी सी जो एक क्लासिक बाइक हुआ करती थी, उसी को कंपनी ने रिवाइव किया है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो ये यूनिट आपको हेडलैम्प वाला यूनिट देखने को मिलेगा, अभी भी मुझे कूल लगता है। मैं इतने दिनों से इसे देख रहा हूँ, चला रहा हूँ, और ये यूनिट मुझे अभी भी काफ़ी कूल लगता है। सो इन केस यू लुकिंग फॉर स्पोर्टी, दिस वन, क्लासी, ट्रेडिशनल, आई गेस दिस वन। अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। दोनों के टेक स्पेक्स के ऊपर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इंजन दोनों के कैसे हैं, बीएचपी टॉर्क का आंकड़ा क्या कहता है। और अब बात करते हैं दोनों के प्राइसेस के। अब वो एक एलिमेंट ऐसा है जो थोड़ा सा और कंफ्यूज जरूर करता है, तो लेट्स टेक अ लुक एट द प्राइसेस। और अब बात करते हैं राइड की, जिसमें परफॉर्मेंस आता है, कंफर्ट आता है, इसकी हैंडलिंग आती है, इंजन का परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, ये सभी आता है। और वहाँ पे मुझे ये, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, वही फन वाला एलिमेंट थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? एक्सीलरेटर अगर आप घुमाएं, थ्रॉटल दें और ये तुरंत ही भागने के लिए तैयार आपको बाइक लगती है। हैंडलिंग इसकी काफ़ी एजाइल मुझे लगती है, जिससे आप न सिर्फ सीधे टामाक के ऊपर भगा सकते हैं, आड़े तिरछे रास्तों के ऊपर, मुश्किल रास्तों के ऊपर भी बहुत ही आसानी से इसे आप दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो वेट भी इसके फेवर में, अगर इन दोनों के कंपैरिजन में मैं देखूं तो फिर इसके फेवर में थोड़ा सा ज़्यादा है। और ओवरऑल मैं अगर इसकी हाइट ज़्यादा रहती तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फन बाइक मेरे जैसे टॉल राइडर के लिए होती। एवरेज इंडियन हाइट के लिए मुझे ये एक फ़न बाइक ज़्यादा लगती है, जहाँ पर आप न सिर्फ टामैक के ऊपर भगा रहे हैं बल्कि मुश्किल रास्तों के ऊपर भी जा रहे हैं। उस हिसाब से दिस इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड दिस होल्ड्स अप रियली वेल। वहीं अगर कॉर्नर्स की बात करें, वो भी मुझे इसकी काफ़ी सॉर्टेड लगी और वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस की कमी महसूस नहीं हुई। क्या चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूँ, वो थोड़ा सा और क्रिस्प हो सकता था, बिकॉज़ वहाँ पे अभी भी मुझे थोड़ा टेंटेटिव इसकी शिफ्टिंग लग रही है। कई बार बीच में फॉल्स गियर इस वाले में लगी, मे बी रेगुलर ना हो, बट दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ब्रेकिंग हल्की सी और क्रिस्प मुझे चाहिए थी, जिससे कि बिकॉज एज आई सेड ये फ़न बाइक है, आप मुश्किल रास्तों के ऊपर
भी इसे लेके जाना चाहोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेम्प्ट करती है आपको। वहाँ पे थोड़ा सा और क्रिस्प ब्रेकिंग होता तो मुझे और ज़्यादा ये बेहतर लगती। एक चीज़ जो लॉन्ग राइड में बहुत कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी और वो है इसकी सीटिंग। ये 42 में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू में लगी थी, बट इस क्लासिक में भी मुझे सीट की कुशनिंग कंफर्टेबल नहीं लगी। आई थिंक अगर इसे और थोड़ा बेहतर किया जाए, गेस आई डोंट नो व्हाई, ये अभी भी जो एंगल है वो बचा हुआ है। और वहाँ सीट की बात कर रहा तो मैं इस क्लासिक की सीट की ही सबसे पहले बात करूँगा, और ये मुझे सबसे इम्प्रेसिव इस चेंजेस जो हुए हैं इस क्लासिक 350 में, उसमें से एक लगा। आई रियली लाइक द कुशनिंग ऑफ दिस सीट। इसके अलावा जो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने इग्निशन ऑन किया और क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर एक आपका छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें आपको फ्यूल गेज भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यही क्वेश्चन मेरे कुछ जानकार, कुछ दोस्तों ने सबसे पहले पूछा, अच्छा नई क्लासिक आ रही है, फ्यूल गेज है उसमें? तो उसमें आपको फ्यूल गेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मीटियोर के बड़े सारे एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, चाहे इग्निशन स्टार्ट करने का हो या फिर लाइट का हो, हाई बीम लो बीम का हो। तो ये उस हिसाब से अब पहले से ज़्यादा मॉडर्न इन सब इक्विपमेंट के हिसाब से दी गई है। प्लस इसमें अब ट्रिपर भी दिया गया है इस क्लासिक में, तो क्लासिक हैज़ ट्रिपर एज वेल। राइड में मुझे और क्या अच्छा लगा, जो कंसिस्टेंसी थी इस क्लासिक की, आई रियली लाइक्ड इट। जो पावर डिलीवरी है मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। ये बात अलग है कि जो आजकल हम क्रूजिंग स्पीड देखते हैं वहाँ पे इसने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, क्योंकि 90 के बाद 100 तक जाने में इसने काफ़ी वक्त लिया और 100 के बाद पार करने में इसने और भी ज़्यादा वक्त लिया। तो ये जो रेंज है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि अगर आजकल हम बात करें तो हाईवेज बेहतर हो गए हैं। और अगर आई एम नॉट सेइंग कि सभी 110 पे चलाएंगे, बट एट द सेम टाइम 100 के ऊपर कंफर्टेबल साउंड ये करनी चाहिए, जो थोड़ी सी स्ट्रेच साउंड करती है। गियर शिफ्ट अगर मैं कहूँ इसका, मुझे वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मैंने उसके ऊपर फोकस किया। वाई? बिकॉज आमतौर पर जो भी नए मैंने रॉयल एनफील्ड देखे हैं वहाँ पे उस गियर शिफ्ट में कुछ ना कुछ मुझे बीच के फॉल्स गियर ज़रूर देखने को मिले थे, बट दिस वन इज़ वेरी क्रिस्प। अगर मैं हैंडलिंग और परफॉर्मेंस की बात करूँ, सस्पेंशन इसका आपको अच्छा लगेगा, कॉर्नर्स के ऊपर इसका जो बैलेंस है वो अच्छा लगेगा। सो दोनों की राइड में अगर मैं बात करूँ, ये ज़्यादा फन एलिमेंट है, ये ज़्यादा कंपोज आपको लगेगा। आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो भी और अब आप टर्न ले रहे हैं तो भी। सो दिस इज़ मोर कंपोज एंड दैट इज़ मोर, आई वुड से, स्पोर्टी। बिंदु विश्राम करती है मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों के ऊपर। आप रॉयल एनफील्ड के अलावा कोई बाइक देखना चाहते हैं, आपको मॉडर्न क्लासिक पसंद है, लेकिन आप स्पोर्टी और कूल भी देखना चाहते हैं, जो भीड़ है उससे एक अलग स्टेटमेंट देना है, और हाइट के मामले में आप एवरेज इंडियन हाइट के हों या उससे थोड़े छोटे हों, तो फिर मुझे लग रहा है कि जावा एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए अभी भी हो सकती है। हालांकि इसके अलावा जो भी आप वजह सोचें मॉडर्न क्लासिक की तरफ जाने के लिए, अगर वो सोच रहे हैं तो फिर क्लासिक 350 प्राइस के हिसाब से अभी भी कॉम्पिटिटिव है, और जो फीचर्स हैं वो जो भी ज़रूरी हैं इस तरह के सेगमेंट में वो अब इसमें डाल दिए गए हैं। मुझे जो रिफाइनमेंट है इसका परफॉर्मेंस मुझे सबसे बेहतर लगा कि जिस तरीके से उसे इम्प्रूव किया गया है। तो आई गेस आप अगर रॉयल एनफील्ड के शौकीन हैं, इंटरसेप्टर आपको पसंद है, वैसे ही एक छोटी चाहिए, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन ओवरऑल आई थिंक दिस वुड बी बेटर। अभी कैफ़ी ने मुझे याद दिलाया कि असली चीज़ तो हमने यहाँ पर कंपेयर की ही नहीं, जो इस सेगमेंट में शायद सबसे ज़रूरी है, जो इस सेगमेंट की पहचान है। अगर हम इन दोनों बाइक्स की देखें या फिर ख़ासकर रॉयल एनफील्ड की देखें, ये जो धुक धक धक बाइक है, आवाज़ इसकी कैसी है। सो पहले क्लासिक सुने या जावा? पहले जावा सुनते हैं। तो इसमें भी बीट है ऑब्वियसली, और ग्राउल है इसमें ज़्यादा, जिसमें दिखा रहा है ये ग्राउल करते हुए कि हाँ मैं भागने के लिए तैयार हूँ। तो जावा डन, अब क्लासिक। इसमें एक अलग कैरेक्टर अभी भी बरकरार है। मैं माइक को थोड़ा और नज़दीक लेके जाता हूँ। रोर तो है ही इसमें, इसके अलावा जो बीट्स हैं वो बहुत ही डिस्टिंक्ट अब साउंड करते हैं।
टाइम्स लाइफ के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसी लगी स्टोरीज, ये प्रोडक्ट्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल हैंडल्स आपको पता है, उसके ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं, प्लस सवाल भी पूछ सकते हैं कि किसी खास प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई खास स्टोरी देखना चाहते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हम हर हफ्ते इसी तरह नए नए प्रोडक्ट्स, नई गाड़ियाँ, नई सवारियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, बाय।